क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का आएंगे, यहीं से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और साथ ही आपको मैं जानकारी दे चुका हूं कि हिंदी विषय में अब आपको 20 प्रश्न, कितने 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। कैसे इनका आंसर ओएमआर शीट में फिल करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। और कैसे आपको ओएमआर शीट भरनी है आप भी वीडियो देख लीजिए, अन्यथा यदि आप ओएमआर शीट भरने में जरा भी गलती करते हो तो ये 20 नंबर काट दिए जाएंगे। तो इसलिए अब की बार जो 20 प्रश्न आएंगे हिंदी विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में, गृह विज्ञान विषय में और विज्ञान विषय में, अंग्रेजी विषय में, तो आपको बड़ी ही सावधानी से उन प्रश्नों की तैयारी करनी है और उन प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में फिल करना है, सही तरीके से ओएमआर शीट भरना है, अन्यथा आपके ये 20 नंबर बिल्कुल काट दिए जाएंगे। यदि आप जरा भी गलती करते हो अथवा अपनी ओएमआर शीट में व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग करते हो तो आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। तो ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है आप वीडियो जाकर देख लो, चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। चलिए अब यहां पर देख लीजिए हिंदी के ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर प्रश्न तो 20 होंगे, लेकिन मैं आपको इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड अन्य प्रश्नों को भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत, और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मेहनत के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यहां पर पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1919 से 1938 ईस्वी तक और चौथा विकल्प है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की कालावधि या शुक्ल युग की समय सीमा है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? तीसरा आंसर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। दिए गए विकल्पों में से कौन से छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। पहला ही विकल्प सही है। रामधारी सिंह दिनकर को छायावादोत्तर युग का प्रमुख कवि माना जाता है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यहां पर पहला विकल्प है ठूठा आम, दूसरा विकल्प है ठेले पर हिमालय, तीसरा विकल्प है दृष्टिकोण और चौथा विकल्प है नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित जो निबंध है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है पहला ही विकल्प सही है, ठूठा आम। यहां पर पहला विकल्प सही है। प्रश्न आता है ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है? तो ठूठा आम निबंध विधा पर आधारित रचना है। आप ध्यान दीजिएगा,
ठूठा आम निबंध विधा पर आधारित रचना है और भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखी गई रचना है। यहां से मैंने आपको दो प्रश्न बताए और दोनों ही 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम है। यदि प्रश्न आता है कि भगवत शरण उपाध्याय की रचना का नाम है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह प्रश्न तो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? यहां पर पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है गुलाब राय, तीसरा विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय और चौथा विकल्प है जयप्रकाश भारती। रस मीमांसा के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यदि प्रश्न आता है कि रस मीमांसा रचना किस विधा पर आधारित रचना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह आलोचना विधा पर। किस विधा पर आधारित रचना है? यदि प्रश्न आता है कि रस मीमांसा रचना की विधा क्या है तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, रस मीमांसा आलोचना विधा पर आधारित रचना है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित रचना है। इसके बाद प्रश्न जो है, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। यहां पर इतिहासकार होगा, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। यहां पर पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार दिए गए विकल्पों में से कौन है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय राइट आंसर कौन सा है? बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। इन दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है बाबू गुलाब राय। और आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान की भी तैयारी कर सकते हो तथा हिंदी विषय और चित्रकला विषय की भी तैयारी कर सकते हो। जी हां, आपको यहां पर इतनी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। क्लास 10th के छात्रों को, जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं और आप यहां से जुड़ सकते हैं और यहां पर सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी विषय और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इन विषयों में आप 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लाओगे यदि आप चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, वीडियो को शेयर भी करते रहें और यदि आप अपनी नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से ही तैयारी नहीं होगी, आपको अपनी नोट्स भी बनाना पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको उन्हें लिखना भी पड़ेगा, वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आप जब लिखेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, तभी आप 70 में से 65 प्लस ला पाएंगे, क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छे अंक दिलाने में बिल्कुल सहायता देगी। जी हां, आपको नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या है इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं, या आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है जीवन के यथार्थ की प्रधानता, दूसरा विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा दोनों, चौथा विकल्प है मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर क्या है? विकल्प
का और खा दोनों, क्योंकि जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी आधुनिक काल की रचनाओं में देखने को मिलती है और बौद्धिकता की प्रधानता भी इन रचनाओं में देखने को मिल जाती है। इसलिए राइट आंसर क्या है? विकल्प का और खा दोनों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त ने, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद ने, तीसरा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने, या चौथा विकल्प है नागार्जुन जी ने। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? चलिए मैं आपको बता दूं इससे बनने वाला अन्य प्रश्न क्या है। साकेत रचना, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, साकेत जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह महाकाव्य है। यह किस विधा पर आधारित रचना है? महाकाव्य है। यदि प्रश्न आ जाता है कि साकेत कृति की विधा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा महाकाव्य विधा पर आधारित है। और यह किसकी रचना है? तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। कब? मैथिली शरण गुप्त जी ने 1916 ईस्वी से प्रारंभ की थी। इस रचना का शुभारंभ किया था, इस रचना को लिखना स्टार्ट कर दिया था। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई रचना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो रचना है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां से प्रश्न एक और बनता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, राष्ट्र कवि के रूप में भी सम्मानित किया गया। यानी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? यदि प्रश्न आ जाए दिए गए विकल्पों में से, तो भी उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहां पर दो नहीं एक कर लीजिएगा। प्रगतिवादी युग की एक विशेषता कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है सौंदर्य भावना, दूसरा विकल्प है करुणा तथा नैराश्य की भावना, तीसरा विकल्प है मानवतावादी प्रवृत्ति और चौथा विकल्प है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो प्रगतिवादी युग की विशेषता क्या है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवतावादी भावना या मानवतावादी प्रवृत्ति यहां पर लिखा है। आपको यहां पर तीसरा विकल्प सही मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तीसरा विकल्प सही है। अगला है प्रश्न यहां पर, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? यहां पर पहला विकल्प है पद्माकर, दूसरा विकल्प है बिहारी लाल, तीसरा विकल्प है विकल्प का एवं खा दोनों और चौथा विकल्प है सूरदास। तो निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। और ये भक्ति काल के किस शाखा, भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ये सगुण भक्ति धारा यानी सगुण भक्ति धारा जो है उस शाखा के कवि हैं। और सगुण भक्ति धारा में ये किस शाखा के कवि हैं? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। और सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और सूर सागर के साथ, सूर सारावली के साथ साहित्य लहरी। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं जिनका नाम आपको याद कर लेना है। यदि यहां से प्रश्न आता है तो आप जरूर आंसर कर लीजिएगा। तो यहां पर भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी हैं। और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? पद्माकर और बिहारी दोनों ही कवि हैं, यानी विकल्प सही है। विकल्प का एवं खा दोनों विकल्प सही हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 10 है। ललित ललाम के रचयिता हैं। पहला विकल्प है यहां पर पद्माकर, दूसरा विकल्प है मतिराम, तीसरा विकल्प है भूषण और चौथा विकल्प है बिहारी लाल। तो ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम मतिराम की रचना है। किसकी? मतिराम की रचना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 11। हंस हंस भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, निम्नलिखित रस है। यानी दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? पहला विकल्प है श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है करुण रस, तीसरा विकल्प है हास्य रस और चौथा विकल्प है वीर रस। तो मैंने एक वीडियो में इसका आंसर बता दिया है। हंस हंस भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछाह में, इसमें कौन सा रस है? इसमें हास्य रस है। राइट आंसर क्या है? हास्य रस है। तो अब रस से संबंधित प्रश्न इसी तरह का आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। बहुविकल्पी प्रश्न होगा और 1 नंबर का होगा। जितने भी प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी यानी 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल आपको यहां से 20 नंबर मिलेंगे। और 50 अंक के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, जिनका आपको आंसर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, 20 प्रश्न जो होंगे 20 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यहां पर रस से रिलेटेड प्रश्न अब 1 नंबर का आएगा। और इसके बाद प्रश्न है हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। यानी कौन सा अलंकार है? हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है रूपक अलंकार, दूसरा विकल्प है उपमा अलंकार, तीसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार और चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। तो जिस भी उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि में से कोई भी शब्द आ जाए, मैंने ट्रिक भी बताया था, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहां पर उदाहरण में मनहु लिखा हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यहां पर कौन सा जो है अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सोरठा है या रोला है, इससे रिलेटेड प्रश्न अब इसी तरह का आएगा। यानी थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। अब हो सकता है पूछा जाए कि सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या प्रश्न आ सकता है कि रोला में कितने चरण होते हैं, या रोला के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 11 मात्राएं हैं। कितनी? इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। यानी यह क्या है? यह सोरठा छंद है, क्योंकि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आपको परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके के प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे और नंबर कट जाएंगे। अगला प्रश्न है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो यहां पर विकल्प दिया गया है निर, दूसरा है सु, तीसरा है सहृदय और चौथा है आ। तो सुदर्शन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा सु। क्या है विकल्प सही? सु। इसके बाद अगला प्रश्न है घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहां पर पहला विकल्प है हट, दूसरा विकल्प है गम, तीसरा विकल्प है गरम और चौथा विकल्प है वट। तो घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हट। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? हट प्रत्यय है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है। जैसे यहां पर दर्शन के पहले क्या लगा है? सु उपसर्ग लगा है। और प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उसका अर्थ बदल देता है। यहां पर घबरा के अंत में क्या लगा है? हट प्रत्यय लगा दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है भवानी शंकर में कौन सा समास है? तो समास से रिलेटेड प्रश्न वैसा आएगा। यहां पर पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की
प्रधानता होती है पहले और दूसरे दोनों पदों की, वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है। और यहां पर उदाहरण है कि भवानी शंकर, भवानी और शंकर दोनों पदों की प्रधानता है, भवानी की भी प्रधानता है और शंकर की भी प्रधानता है, यानी पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान हैं, दोनों की प्रधानता है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है विलोम, दूसरा विकल्प है उपसर्ग, तीसरा विकल्प है पर्यायवाची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है प्रति प्लस एकः, दूसरा विकल्प है प्रति प्लस एकम, तीसरा विकल्प है प्रति प्लस एकम और चौथा विकल्प है प्रत्येक प्लस मा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या है? राइट आंसर है यहां पर प्रति प्लस एकम, यानी दूसरा वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है, मधुषुः रूप है मधु शब्द का। यहां पर पहला विकल्प है तृतीया विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है पंचमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन और चौथा है द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुषुः रूप है मधु शब्द का, राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प है सही है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला है यहां पर प्रश्न, हसेऊः रूप है हस धातु का। पहला विकल्प है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा विकल्प है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा विकल्प है लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन और चौथा विकल्प है यहां पर लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो हसेऊः रूप है हस धातु का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स पर और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। आपको मैंने बता भी दिया है, क्योंकि आपको लाना है 70 में से 65 प्लस अंक, तो आपको नोट्स बनाना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको समय से पढ़ना भी होगा। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और 2023 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।